A very good afternoon, everyone. Seva Sutra warmly welcomes our speaker and everybody for the most exciting webinar on social audit standards. First of all, let me thank you, sir, for sparing out time for us and giving us your wisdom on this topic. Seva Sutra is a specialist research and advisory consultancy firm working with corporates and NGOs. So, inviting our speaker, CM Moortanaji, he has more than 14 years experience in audit, direct and indirect taxes compliances. He is a special invitee of Direct Tax Committee of NISC of ICAI for the year 22-23. Also has conducted many seminars in City Study Circle in various topics. He specializes in financial advisory to NGOs and charitable institutions. So let's hear from him. Over to you, Anmolji. Thank you. Good evening, everyone. So first of all, I would like to say thanks to the entire team of Seva Sutra for giving me the opportunity to present a session here. So today's topic will be the same as earlier, social audit standards. So आज हम बात करेंगे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स पर ही, लेकिन अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा था कि लास्ट सेशन में हमने सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 100 एंड 200 कवर कर लिया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों के दो स्टैंडर्ड्स रह गए थे, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 300 एंड 400। तो आज हम कोशिश करेंगे 300 एंड 400 को समझने की, और अगर हमारे किसी पार्टिसिपेंट्स की अगर कोई प्रीवियस जो हमारा सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 100 और 200 हमने किया था, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। अभी पूछना चाहें तो अभी भी पूछ सकते हैं, और इन केस अगर लगता है कि बाद में कोई क्वेरी आ जाती है, तो वह सेवा सूत्र के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उनकी जो भी क्वेरी होगी उनको एट अर्लीस्ट रिजॉल्व करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के जो हमारा सेशन है उसको लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि जो हमने अभी तक बात की कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज की जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह किससे जुड़ा हुआ है? सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड से। तो सोशल ऑडिट स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो सोशल ऑडिट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अपडेट ये है कि अभी लास्ट मंथ में जनवरी 24 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपडेट किया था कि क्या अपडेट किया था कि जो देश की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बजट स्पीच में जो कमिटमेंट की थी, उसको वो पूरा करने जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से उन्होंने क्या-क्या डेवलपमेंट्स की हैं, सेबी ने कैसे-कैसे वर्किंग करी है, और सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि लाइव भी होने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये ट्वीट आया था, तो बहुत अच्छा रहा इनका अभी तक का जो काम है। और इसी के आगे, इसी की कड़ी में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक खबर छपी थी, बहुत चर्चा में आया था इसके बाद ये नाम। इकोनॉमिक टाइम्स में 16 फरवरी 2023 को एक इन्होंने अच्छे से डिटेल एक आर्टिकल दिया था, जिसमें बताया गया था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ही जल्द लाइव होने वाला है। जो बीएससी को, एनएससी को जो अप्रूवल्स दी गई थी कि आप अपना अपना काम कीजिए, किस तरह से इसको फंक्शनैलिटी को हम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके आप रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी एनजीओ को, या आगे उनको लिस्टिंग करवानी है, किस तरह से काम करना है, तो जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उसके लिए बहुत ही जल्द ये एक्चुअली लाइव होने वाला है। और जो भी हम बहुत ही जल्द देखेंगे कि इनकी लिस्टिंग भी आगे होगी, और एनजीओज जो हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर है, दोनों आगे आकर के काम करेंगे। और एनजीओज को जो आगे फंड लेने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म जो हमने बात की है, तो उसके माध्यम से बहुत ही जल्द देखा जाएगा कि एनजीओज फंड एकत्रित कर सकेंगी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 300 की और सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 400 की। तो जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड हमारा 300 है, 300 में हम बात करते हैं, 300 कहता है प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स के बारे में।
तो इसमें हम बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह की एनजीओ इसमें कवर होगी, जिनके लिए ये एप्लीकेबिलिटी है स्टैंडर्ड्स की। सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 300 बात करता है प्रमोटिंग एजुकेशन। इट मींस कि जो ऐसी एनजीओज हैं, जो ऐसे सोशल एंटरप्राइजेज होंगी, जो ऐसे सेक्टर्स होंगे, ये लोग होंगे कि जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, उनको उन पर ये एप्लीकेबल होगा। ऐसे ऑडिटर की जो कि ऐसे एनजीओज की असेसमेंट करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट करेंगे कि जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करती है, तो उस समय सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 300 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। और इसी के साथ में एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स के बारे में बात करते हैं कि जो एनजीओज आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बात करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी और लाइवलीहुड्स के लिए देखती हैं। तो जब कोई भी ऑडिटर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए या बाकी और हमारे सदस्य होंगे, जो इस तरह के एनजीओज का, सोशल एंटरप्राइजेस का, उनके प्रोजेक्ट का असेसमेंट करेंगे, तो उस समय ध्यान देना होगा कि जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 300 कहता है, उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या-क्या चीजें हमें समझाई गई हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ध्यान देना है और इसके हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा और अपनी रिपोर्ट बनानी होगी, असेसमेंट। चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड जो है, कोई भी सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 इसको स्टैंडर्ड्स में, सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चारों को हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्या है, कैसे हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी अपना बताया था कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का सेक्शन 1 बात करता है इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन में क्या चीज है कि किस तरह से है, किस पर एप्लीकेबिलिटी होगी, किसने क्या करना है, किस तरह से ऑडिट प्रोसीजर होगा, कैसे-कैसे इसको आगे काम करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में सेक्शन 1 में कवर करेंगे हम लोग। सेक्शन 2 जो बात करता है प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट। तो जब हम सोशल ऑडिट करेंगे, तो सोशल ऑडिट करते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, कैसे-कैसे हमने उसको आगे बढ़ाना है अपने ऑडिट के काम को। ऑडिट का काम करते समय कैसे-कैसे हमने उसको पूरा स्ट्रक्चर वे में अपना बहुत अच्छे ढंग से उसको हमने काम को करना है। पूरा उसका प्रोग्राम, पूरा स्ट्रक्चर उसका है, इसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन में प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट में। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस के लिए। जब भी हम कोई काम करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि उसमें कोई ना कोई परेशानी आती है, कुछ ना कुछ उनकी अपनी लिमिटेशन हमेशा रहती हैं। जब भी हम कोई काम करेंगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो उस समय हमें चैलेंज आता है। तो यह सेक्शन बात करता है असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस की, जो लिमिटेशंस हमें फेस कर सकते हैं, जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 3 में। लास्ट सेक्शन 4 हमारा बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज एंड सब एरियाज। इट मींस कि इनकी सब कैटेगरीज कौन-कौन सी हैं, अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या देखना है, गोल हमारा क्या होना चाहिए, वो बात करता है हमारा अपेंडिक्स सेक्शन 4। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं धीरे-धीरे अपना इसको सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया गया है कि इट इज अ इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब इंडिपेंडेंटली इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। किसकी होगी, किसको करवाना है, सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइजेस मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर प्रॉफिट एंटिटीज आल्सो। सोशल एंटरप्राइजेस में दोनों एंटिटीज कवर है, फॉर प्रॉफिट भी और नॉन प्रॉफिट भी। तो जब हम बात करते हैं आगे, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑडिट स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं। किस-किस तरह से आपको करना है, क्या-क्या ध्यान रखना है और मिनिमम किन-किन चीज़ों को पूरा करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप अपना ऑडिट स्टार्ट करेंगे, तो इन-इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फेज की तरफ। इम्पोर्टेंट है प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले, जैसे जब भी हमने कोई अपना काम करना है, ऑडिट की बात करते हैं या किसी भी और चीज की, तो हमें
कुछ अपना ग्राउंड वर्क तैयार करना होता है, कुछ हमें ऑफिस का अपना एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज लेनी होती है, तो उसी हम स्टेप की हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, जब हम प्रोसेस ऑफ ऑडिट की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा डाटा कलेक्शन का। अब डाटा कलेक्शन क्या होगा? डाटा कलेक्शन मीन्स कि हमें जो भी हमने काम करना है प्रोजेक्ट का, या हमें किसी भी प्रोग्राम का असेसमेंट करना है, ऑडिट करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो इंफॉर्मेशन हमें लेनी होगी। तो वह हम किन-किन माध्यम से हम ले सकते हैं? नंबर 1 हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरीज की। अगर हम प्रमोटिंग एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन को जब प्रमोट किया जाता है, तो जो स्टूडेंट्स होंगे, जो ट्रेनीज होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो अटेंडीज होंगे, उनसे कांटेक्ट करके डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स होंगे, गार्जियंस होंगे, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे आए थे, जो ट्रेनीज थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके भी पेरेंट्स और गार्जियन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। उनके क्या ओपिनियन है, उनका क्या सजेशन है, उसको भी मद्देनजर रखना होगा। फिर हम बात करते हैं फैकल्टीज की। फैकल्टीज कौन-कौन सी होंगी, टीचर्स कौन-कौन से होंगे, पार्टनर ट्रेनर्स कौन-कौन से होंगे, वॉलंटियर्स कौन-कौन से होंगे होते हैं इसमें, उनसे भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट पर्सनल और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पार्टनर्स जो मैनेजमेंट पर्सनल है, उनसे आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं, उनसे आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो। एम्प्लॉइज हैं, उनसे आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो। मॉनिटरिंग एजेंसीज जो हैं, उनसे आप देख सकते हो, और जो की ऑफिशियल्स आपके प्रोग्राम्स के हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस, सेकंड पार्ट में ही, सेकंड सेक्शन में ही, फैक्टर्स टू असेस रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। आपने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया, जब आपने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया, डिफरेंट जो आपके सोर्सेज थे, उन सोर्सेज से जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो डाटा चाहिए था, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपका कुछ होमवर्क बनता है। जब आप फील्ड में जा रहे हैं, उससे पहले आपने कुछ काम करना है, तो काम क्या करना है? उसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपका एक इन हाउस, जब आप एक प्रोग्राम बना लेंगे, कि जो आपका प्रोग्राम होगा, वह कौन बनाएगा? आपकी इंटरनल इन हाउस टीम बनाएगी, या आप उसको आउटसोर्स भी कर सकते हो किसी एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, जिन्होंने पहले इन चीजों पे काम किया होगा, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो, उनका भी आप ध्यान रखोगे। तो उनसे इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, वह किस तरह से इंटरनल कराना है, आउटसोर्स करना है। और उसके बाद में आपने जब स्ट्रक्चर एक बना लिया, उसके बाद में फिर आपने देखना है कि जो आपने करना है, ग्राउंड रियलिटी में जाकर के जब आप उसको एग्जैक्टली काम करना है, तो वह भी आपकी इन हाउस टीम करेगी, या आप एक्सटर्नल एजेंसी को आउटसोर्स करने वाले हो। इन चीजों को आपको पहले से एक बार प्लान बनाना होगा। नंबर ऑफ डेज जो है आपके, नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए? देखिए, जब आप काम करने जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी में जा रहे हैं, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा कि हमें जब जाना है ग्राउंड रियलिटी में, कितने लोगों के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कितना हमने पैरामीटर्स देखे हुए हैं, कितने लोगों से कॉन्टैक्ट करना है, तो उस एरिया को कितने को कवर करना है, तो उसमें कितना टाइम आपका लगने वाला है, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ टीम्स आपको कितनी बनानी पड़ेगी, कितने-कितने लोगों की टीम होगी, नंबर ऑफ मैन पावर आपको वहाँ पर कितने-कितने डिप्लॉय करने पड़ेंगे। हो सकता है कि कई बार आपको 2-2 3-3 लोगों के ग्रुप में बना करके आगे अपने एग्जीक्यूशन टीम को भेजना होगा, या हो सकता है कि और भी छोटे 1 या 2 लोग भी जा सकते हैं, या अगर कम जगह है तो 4 या 5 लोग भी एक साथ जा सकते हैं। तो किस तरह से जाना है, यह प्रैक्टिकली डिपेंड करेगा, ऑन ग्राउंड रियलिटी डिपेंड करेगा, तो उसके लिए भी पहले से आपको तैयार होना होगा। कितने गाँव में आपने जाना है, कितने विलेजेस को, डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है, यह भी सारी चीज़ें आपको पहले से ही एक बार तैयार करनी पड़ेंगी। कितना आपका रेडियस है, कितने किलोमीटर्स है, कितना डिस्टेंस है, कितना आपका ज्योग्राफिकल कितना बड़ा एरिया है, तो उन चीज़ों को भी पहले से ही आपको तैयार करना होगा, तभी आप अच्छे से अपना काम कर पाएँगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जब आपने डाटा कलेक्शन कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आता है कि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके
आप एक डेस्क रिव्यू अपना होमवर्क एक रेडी करें, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, जो एनरोलमेंट फॉर्म्स हुए थे बच्चों के, जब आपने रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस समय जो उनके एनरोलमेंट फॉर्म्स थे, आप उनसे उनको इकट्ठा कर सकते हैं। जो करिकुलम डिजाइन हुआ था, कोर्स थी बुक्स की, जो बुक्स थी कोर्सेज की स्टूडेंट्स की, तो उन वो भी आप देख सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर्स भी आप चेक कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के, ट्रेनिंग्स के थे। बेसलाइन, मिडलाइन असेसमेंट्स अगर हुई हैं, अगर ड्यूरिंग द पीरियड में अगर कोई उनकी असेसमेंट्स हुई हैं, ट्रेनिंग्स की, बच्चों की, पार्टिसिपेंट्स की, तो उसको भी आप ले सकते हैं। जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इम्पोर्टेंट, कि जो अल्टीमेटली एजुकेशन के बाद में प्लेसमेंट अगर हुई है, तो उसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो उसको भी आपको देखना होगा। अंडरटेकिंग्स बाय द प्लेस ट्रेनीज, वो भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने लिया, ट्रेनिंग्स ली, लेकिन बाद में अपना प्लेसमेंट ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। जो आपकी एग्जिस्टिंग फैकल्टीज हैं, उनके सीवी को आप देख सकते हो एक बार, उनको आप चेक करना होगा। फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द ट्रेनीज, जो आपको बच्चों ने फीडबैक दिया है, जो ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल एंटरप्राइजेस को फीडबैक मिला है, तो उस फीडबैक को भी आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। एमओयू बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड एजुकेशन पार्टनर, जो एक्चुअल में जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया था, जिन्होंने सेमिनार्स लगाए, जिन्होंने एजुकेशन दी, जो डायरेक्टली थे एजुकेशन पार्टनर्स आपके, उनके बीच में अगर कोई एमओयू साइन हुआ है, कोई एग्रीमेंट है, उसकी कॉपी आप लीजिए, उसको आप एक बार रिव्यू कीजिए। और लास्टली, आपके अगर कोई फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, जो उस समय आपके बैचेस हुए थे, ट्रेनिंग्स हुई थी, जो सेमिनार्स हुए थे, जो वर्कशॉप हुई थी, उनके जो फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी समझने की कि कितना काम हुआ, कितने बच्चे थे, कितने सेशन हुए, कौन-कौन था, किस-किस एरिया में हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जब अभी तक हम बात कर रहे थे कि इसकी डाटा कलेक्शन की, आपने डाटा कलेक्शन किया, इन हाउस आपने प्रोग्राम बना लिया, फिर आपने उसको डेस्क रिव्यू किया। डेस्क रिव्यू के बाद में आपको सारा का सारा ग्राउंड वर्क रेडी करने के बाद में फील्ड में जाना होगा। फील्ड में जाकर के क्या करना होगा, आपको इंस्पेक्शंस करनी होंगी। इंस्पेक्शंस करनी होंगी, जो आपके पर्सनल इंटरव्यूज हैं लोगों के, वो लेने होंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी। जिस एरिया में काम हुआ है, जिस सराउंडिंग में हुआ है, जिस जगह पर हुआ है, वहां पर जाकर के आपको लोगों से मिलना होगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनसे समझना होगा कि उन्होंने जो कैंपेन रन किया है, उनके एरिया में जो काम हुआ है, उसका क्या अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ है, या उनके कुछ अपने पर्सनल फीडबैक हैं, या उनके कुछ सुझाव हैं, या उनको कोई परेशानियां आई थी, किस-किस तरह से उन्होंने समझा इस ओवरव्यू, इसको कैसे-कैसे वो समझते हैं। तो उसके बारे में आप एक बार मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो और भी इम्पोर्टेंटली आपको इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्ट क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपनी रिपोर्ट को और बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस की, कि किस-किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, प्रमोटिंग एजुकेशन या ट्रेनिंग की, हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो इसमें क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ सैंपल के लिए इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से देखना होगा। क्या है, जैसे कि हाउ वाज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग वाज़ इम्पार्टेड, कि जो एजुकेशन दी है, जो ट्रेनिंग दी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सेकंड, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो प्रोग्राम में थे, वेदर दे वर सैटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग और नॉट, उनका बात करनी पड़ेगी ना, कि उनको कोई कमी लगती है, किस तरह का है, तो आप बात करिए उनसे, देखिए क्या है। हाउ वाज़ द क्वालिटी ऑफ द टीचर पेरेंट एंगेजमेंट, कि जो बच्चों में और उनके जो गार्जियंस थे, पेरेंट्स थे, उनके बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुई हैं, तो वह किस तरह की थी, उसमें अल्टीमेटली क्या निकल कर के आया, बच्चों ने क्या सीखा, पेरेंट्स के क्या एक्सपीरियंसेस थे, टीचर्स ने कैसे-कैसे एक्सप्लेन किया, तो उसको भी आप देख सकते हो। Has the training been useful to the parents? Present potential course or the job and the study, जो भी आपने ट्रेनिंग दी है, उससे अल्टीमेटली क्या बेनिफिट हुआ है?
जो भी आज की डेट में आपकी कोर्सेज है, स्टडी है, उससे रिलेटेड क्या ये है? आपको ये इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है कि आप किस चीज़ की पढ़ाई करा रहे हो और किस एरिया में करा रहे हो और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ऐसा ना हो कि आप किसी एरिया के अंदर आप छोटा-सा काम कर रहे हो और उसके अंदर आपने एक प्रोग्राम रन किया, आपने एजुकेशन रन करी, एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाया या आपने कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपने कैंपेन रन किया, उनको एजुकेशन दी, तो क्या उसके लिए आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो काम करना चाहता है, क्या वह वहाँ पर अवेलेबल है? तो यह आपको ध्यान देना होगा। Has the access to the education training improved with the literacy levels or the skills? कि जो भी आपने एजुकेशन की ट्रेनिंग दी है, जो लिटरेसी लेवल उसकी वजह से आपका बढ़ा है, तो क्या उससे उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रहन-सहन है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? यह आपको देख सकते हैं। आर द पार्टिसिपेंट सैटिस्फाइड विद द लर्निंग एंड द असेसमेंट प्रोसीजर कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, वह क्या असेसमेंट प्रोसीजर से या जो उनकी लर्निंग थी, क्या उससे सैटिस्फाइड हैं? अब अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए बात करते हैं, किसी ने बोला कि जी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक रन करते हैं वर्कशॉप को, इसमें एसी और फ्रिज को ठीक करना सिखाया जाएगा। तो क्या क्या अब आप बच्चों से फीडबैक लेंगे, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि जब उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो क्या ट्रेनिंग से उन्होंने सीखा है, किस तरह से एसी को ठीक किया जाता है, किस तरह से फ्रिज को रिपेयर किया जाता है, तो या उसके बाद में उनको लगा कि क्या अब वो इस ट्रेनिंग के बाद में अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यही एक सवाल इस तरह के होंगे कि जिनसे आपको क्वालिटी पता चलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या हुआ। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में क्या है? हैज़ द एक्सेस ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयबिलिटी इन द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स की मतलब कि जो ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या जो ट्रेनिंग दी गई है, उनसे पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्टेड एरिया था या नहीं था और या उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट्स को क्या प्लेसमेंट्स मिली हैं? अगर मिली हैं, तो क्या वह इससे सैटिस्फाइड हैं या नहीं है? यह एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात में हम बात करते हैं कि जब किसी ने प्रोग्राम अटेंड किया, जब किसी ने ट्रेनिंग अटेंड करी, तो उसके बाद में क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज आया है? इसको समझना पड़ेगा। क्या उससे उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, क्या नहीं? या पहले सपोज़ हम बात करते हैं कि वह व्यक्ति 15 से 30,000 रुपया एक नॉर्मल व्यक्ति कमा रहा था। जब उसको ट्रेनिंग मिली है या उसने जब भी आपके प्रोग्राम को अटेंड किया है, तो उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ है? तो उससे क्या उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है? यह आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। और उसके बाद में हैज़ द क्वालि एजुकेशन द ट्रेनिंग इम्प्रूव्ड द वेल-बीइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स तो क्या उनसे उनके जो सोशल लाइफ है, जो उनका रोज़मर्रा है, उसमें कोई चेंज आया है? यह एक बार आप देख सकते हो। सजेशन एंड फीडबैक बार-बार हम बात करते हैं कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे, उनके फीडबैक या जो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, के फीडबैक की ट्रेनिंग दी गई हैं, जो वर्कशॉप हुई हैं, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? या अगर वह कोई सजेशन देना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर के कि जी इसमें हम कोई और सजेशन देना चाहते हैं कि इसको किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उनके सजेशंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। की मैट्रिक्स फॉर द वैल्यूएशन इसमें हम बात करते हैं यदि हम सेक्शन 2 में ही है अभी तक हम लोग प्रोसेस फॉर द सोशल ऑडिट में ही है तो इसमें क्या है कि जब भी आप कोई ऑडिट अपना स्टार्ट करोगे तो आपको अपना एक बेस लाइन रेडी करके रखनी होगी कि जी ये कट ऑफ डेटा है या कट ऑफ हमारा एरिया है कट ऑफ पॉइंट वर्किंग पॉइंट है कि इससे पहले जब आपने कैंपेन रन किया या आपने अपना प्रोजेक्ट रन किया तो एक बेस आपके पैरामीटर्स है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, उसके बाद में क्या चेंजेज़ आया है, वह आपको मेज़र करना होगा। एक्चुअली उसके बाद में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रीवियस
परफॉर्मेंसेस आप देख सकते हो क्या रही हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, हाईएस्ट और की जो इनकी है अचीवमेंट्स क्या-क्या रही हैं, उनको आपको देखना होगा। और भी आप चेक कर सकते हो कि व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरवेंशन, इन केस अगर यह इंटरवेंशन नहीं हुआ होता तो उसका रिजल्ट क्या होता, यह भी आप देख सकते हो। और कई बार होता है कि कोई ऐसी चीजें हो सकता है कि जब आपने कोई प्रोग्राम रन किए हैं तो उसके बाद में कुछ नेगेटिव भी जो चीजें निकल करके आ सकती हैं या आई होंगी जिनको पता नहीं जा सकता है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी। अभी तक हमने बात करी, अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि इंडिकेटर्स क्या-क्या हो सकते हैं कि अभी तक जो काम हुआ है उस काम को लेकर के क्या-क्या किया गया है। तो किस-किस तरह से हैं इंडिकेटर्स हम बात करते हैं, इसमें भी 2 तरह के इंडिकेटर्स की बात की गई है, एक क्वांटिटेटिव, सेकंड है क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव मीन्स कि कितने क्वांटम में काम हुआ है, दूसरा कि क्वालिटी वाइज़ क्या हुआ है, दोनों पे हम बात करेंगे आज। हम बात करते हैं अगर क्वांटिटी वाइज़ की, क्वांटिटी वाइज़ में क्या है, नंबर ऑफ टारगेट बेनिफिशियरीज एनरोल्ड, कि मतलब कि नंबर ऑफ जो टारगेट जो बेनिफिशियरीज है, कितने लोगों ने एनरोलमेंट लिया है। जो भी आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेंट किया है। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, वुमेन पार्टिसिपेंट्स और द टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, कि मतलब जो भी आपके टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से फीमेल कितने थे, वुमेन कितने थे, इसका भी आपको एक बार देखना होगा। नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स, स्कूल आवर्स, ट्रेनिंग आवर्स जो भी आपने दिए ऑफर्ड पर वीक के अकॉर्डिंग कितने थे। Number of beneficiaries who successfully certified in completely their program of choice, कि कितने लोगों ने इसको कोर्स को कंप्लीट किया। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज सक्सेसफुली प्लेस्ड टू द टोटल बेनिफिशियरीज, टोटल बेनिफिशियरीज कितने थे उसमें से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, इसका आपको ध्यान रखना होगा, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग अटेंडेंस रेट, मतलब बच्चे कितने आते थे, टीचर्स कितने आते थे, उनका भी आप एक काम देख सकते हो। और ये भी एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट अटेंडेंस रेट टू द एक्सेस ऑफ द क्वांटम ऑफ द एक्चुअल लर्निंग आवर्स, कि मतलब बच्चों ने कितना अटेंडेंस रही है जब आप एक्चुअल में पढ़ा रहे हो एक कॉलेज में, स्कूल में या किसी प्रोग्राम में, तो कितने लोगों के लिए कितना वर्किंग आवर थे, उसमें कितना आपका टाइम फ्रेम गिवन था, पर डे, पर वीक, पर फोर्टनाइट, पर मंथ या पर प्रोजेक्ट कितना था और उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स टेस्ट स्कोर्स को भी आप एक बार देख सकते हो। स्टूडेंट ट्रांजिशन रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एडवांस फ्रॉम द वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, ये भी आप देख सकते हो। हाईएस्ट रेम्युनरेशन एंड एवरेज रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द सक्सेसफुल प्लेस बेनिफिशियरीज, यह आप एक बार चेक कर सकते हो। स्कूल फीस, एनरोलमेंट फीस चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑन सब्सिडाइज्ड बेसिस, यह भी आप एक बार क्वेश्चन लगा सकते हो किस तरह से है, कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पार्शियली और टोटल स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उसमें से कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, इसका आप एक बार देख सकते हो। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर प्रोवाइडेड स्कॉलर, टोटल स्टूडेंट्स में से फीमेल स्टूडेंट्स कितने थे, यह भी आप एक बार देख सकते हो। स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या थी, सपोज एक बैच में 100 बच्चे थे तो 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स आपने अवेलेबल करवाए, 2 थे, 3 थे, 4 थे या एक ही टीचर से 100 बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, यह आप रेशो चेक कर सकते हो। क्लासरूम रेशो चेक कर सकते हो कि एक बैच जो है, एक बैच में कितने बच्चे अवेलेबल हैं और एक बैच में जो बच्चे अवेलेबल हैं उनको कितने क्लासरूम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सपोज अगर 200 बच्चों का एक आपका कैंप चल रहा है तो 200 बच्चों के लिए कितने क्लासरूम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 40 40 40 45 के मल्टीपल्स में किया है या 50 के मल्टीपल्स में किया है, जैसे भी आपने किया है उसका रेशो एक बार आपको देखना होगा। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ड्रॉप आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी एजुकेशन प्रोग्राम आप रन करते हो तो उसमें आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है कि कितने बच्चे बीच में से ही छोड़ के चले गए। आपको मालूम होना चाहिए ना कि 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन लिया था तो उसमें से लास्टली जब आपने किया कंप्लीट तो उसमें 80 बच्चे रह गए,
तो जो 20 बच्चे थे वो बीच में ही किसी भी रीजन से हो सकता है छोड़ के चले गए हों, तो यह आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये है। टीचर्स ट्रेनिंग रिटेंशन रेट, जो आप बात करते हो कि आपने पर्टिकुलर एक पीरियड के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर या जो भी आपका पीरियड रहा हो, उसमें आप प्रोग्राम रन किया। तो जब आपने प्रोग्राम रन किया तो उस समय टीचर्स ट्रेनर्स का रिटेंशन रेट क्या था? मतलब कोई टीचर्स आए और छोड़ के चले गए बीच में अपने सिलेबस को, या किसी रीजन से उनको जाना पड़ा, तो क्या कितने ऐसे लोग थे? नंबर ऑफ टीचर्स 10 थे, उसमें से अगर 2 लोग छोड़ के चले गए तो उसको आपको देखना होगा, या 3 लोग छोड़ के चले गए बीच में, 3 लोगों की जगह नए लोग आ गए, या 3 गए और बीच में 2 ही नए आ पाए, तो उनको भी आप देखोगे। Number of caregivers employed responsive to need अर्ली चाइल्डहुड केयर इन द प्री स्कूल्स, कि जो बच्चों को जल्दी, छोटे बच्चे होते हैं डे केयर में रहते हैं, प्री स्कूल्स में रहते हैं, उनकी रेशो क्या है वह आपको देखनी है। एवरेज रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, कि जो बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एवरेज रेम्युनरेशन क्या मिल रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम होने के बाद में, यह आपको देखना है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद डिसेबिलिटी दैट हैव ऑब्टेन्ड लर्निंग, जो आपके बच्चे हैं जिन्होंने अटेंड किया है और डिसेबल हैं, वह कितने हैं, उसका आपको चेक करना है। और पूरे प्रोग्राम में एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, पर पार्टिसिपेंट, पर बेनिफिशियरी क्या रहा है, इसकी आपको कैलकुलेशन एक बार देखनी होगी। अभी तक हमने बात करी थी क्वांटिटेटिव की, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव में क्या-क्या चीजें आ सकती हैं? इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इम्प्रूवमेंट इन सोशल कंडीशंस क्या है, इम्प्रूवमेंट इन प्रॉस्पेक्टस क्या है, होलिस्टिक क्या है डेवलपमेंट, हेल्दी हॉस्टल क्या है, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि आपने जो ट्रेनिंग दी है उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप बनने की चाहत कितने बच्चों में आई है, पेरेंट्स टीचर रिलेशनशिप की बात हम करते हैं तो उनका कैसा रहा है पेरेंट्स टीचर ट्रेनिंग का, जो उसमें क्वालिटी की हम बात करेंगे तो उसमें किस तरह की क्वालिटी, कितने लोगों ने फीडबैक दिया है, क्या-क्या आपको लगा है कि ये होना चाहिए था, यह इम्पोर्टेंट है, आपको देखना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर बात करते हैं क्वालिटी की, जो आपने ट्रेनिंग दी है, जो आपने एजुकेशन दी है, उसकी क्वालिटी कैसी थी। बेसिक फैसिलिटीज एट द एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, जो एजुकेशन जो आपने दिए हैं, ट्रेनिंग्स दी हैं, तो वह किस बेसिक फैसिलिटीज़ किस-किस तरह की थी आपकी, यह देखनी होंगी। करियर काउंसलिंग फैसिलिटी जो है आपकी, यह आपको देखनी होगी। करियर काउंसलिंग फैसिलिटी जो आपने दी है, किस-किस तरह की है, करियर अवेयरनेस प्रोग्राम जो आपने रन किए हैं, वह कौन-कौन से थे, किस-किस तरह से उसमें आया है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब हम बात करते हैं सपोज इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशंस की। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं तो वह क्या हो सकती है कि सपोज अगर कुछ लोगों ने बैच आपको अटेंड किया है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो क्या उसके बाद में उनके पास ऑनरशिप ऑफ लैंड आया या नहीं आया, या उनकी जिसकी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन कोई लोन चल रहा था तो लोन रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, या लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, तो बेटर हेल्थ हुई है कि नहीं हुई है, या सपोज किसी के पास व्हीकल नहीं था या डोमेस्टिक यूटिलिटीज नहीं थी, तो क्या उन्होंने ऐसी चीजें इम्प्रूवमेंट आई है कि अब उनके पास पहले व्हीकल्स नहीं थे, अब व्हीकल्स अवेलेबल हैं, पहले किसी के पास साइकिल थी तो क्या अब वह स्कूटर लेने लगा है, या स्कूटर था तो क्या वो गाड़ी लेने लगा है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, यह क्वालिटी वाइज आपको देखना होगा। बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन सोशल सेक्टर की कंडीशंस की। सोशल सेक्टर में क्या है कि क्या ऐसे लोगों का आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ा है? बढ़ा है? क्या उनका सोशल स्टेटस चेंज हुआ है कुछ, या कुछ उसमें उनमें सोशल स्किल्स आई हैं, या उनमें, या उनके आसपास के लोगों में उनको लेकर के एक्सेप्टेंस बढ़ी है या नहीं बढ़ी? हम बात करते हैं हॉस्टल और कैंपस एनवायरनमेंट की। जब हम बात करते हैं इसकी, तो जो ट्रेनिंग थी हुई है, क्या जो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल थी, क्या वो सबके लिए सेम थी? सभी सेंटर्स पर अवेलेबल थी? हॉस्टल मेस प्रोवाइडेड हेल्दी फूड, क्या जो हॉस्टल में फूड मिलता था क्या वो हेल्दी फूड था?
उसका किस तरह से मील वन प्रोग्राम बना हुआ था। एकोमोडेशन इज इक्विप्ड विद द बेसिक फीचर्स, कि जो एकोमोडेशंस थी क्या वह बिल्कुल ठीक से थी। एक्सेप्टेंस अमंग पीयर एंड नेबर्स, क्या उनके जो साथ में पीयर्स नेबर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आई है उनको एक्सेप्टेंस को लेकर के, यह देखना होगा। अभी तक हमने कवर किया हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दोनों हमने चीज कवर कर ली। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया और प्रोसेस की बात कर ली। अब हम थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। चैलेंजेस किस किस तरह से हमारे सामने आ सकते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत बार देखा जाता है कि ट्रेनिंग के लिए, प्रोग्राम रन करने के लिए अच्छे टीचर्स ही नहीं मिलते हैं, अच्छे क्वालिफाइड आपको ट्रेनर्स ही नहीं मिलेंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, नंबर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपने कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है या कुछ दिया है, टेक्निकल ट्रेनिंग दी है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए तो वो सफिशिएंट थे ही नहीं आपके पास। नंबर ऑफ जो बैच अवेलेबल था, 100 बच्चों का बैच है, 50 बच्चों का बैच है और आपके पास कंप्यूटर्स ही 20 हैं, तो आप कैसे उनको ट्रेनिंग दोगे, कैसे उनको ट्रेन करोगे। तो कई बार ये चैलेंज भी आ सकता है। और अगर आप दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनको सिखा रहे हो, तो आपके पास जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है वो पुराने हैं, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। इस तरह से बच्चे फिर जब पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके, पुराने इक्विपमेंट्स को यूज करके आप सीखोगे, सिखाओगे, तो मार्केट में जाकर के जब वो काम करेंगे तो उनके बारे में सोचिए किस तरह से होगा, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यह भी चैलेंजेस आ सकते हैं। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नॉट बीइंग मेड अवेलेबल, होती ही नहीं है। कई बार बच्चों को दूर से आना है, पता लगे कि भैया आने जाने में ही उनके 5-5 6-6 घंटे खराब हो रहे हैं, 7-7 घंटे खराब हो रहे हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज को में भी कई बार चैलेंज आता है, कि इशू आता है कि कनेक्टिविटी का। या अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज के, जो दूर के इलाके हैं, उसमें अगर आपने कोई प्रोग्राम रन किया, तो बच्चे हो सकता है कई बार आसपास के एरिया से ना हो, या कई बार दूर से भी आए हुए होते हैं, तो उनके रहने के लिए कई बार प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो जाती हैं, नहीं हो सकती है अकोमोडेशन पे। गैप बिटवीन सैलरी एक्सपेक्टेड एंड सैलरी एक्चुअल। जब आपने ट्रेनिंग दी या आपने एजुकेशन दी, आपने कैंपेन रन किया, तो उस समय तो एक एक्सपेक्टेड था कि जी पहले आपकी सैलरी 25,000 की है, जब आप ये ट्रेनिंग कर लोगे तो आपकी सैलरी सीधा 35 हो जाएगी या 40 हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने किया काम, ट्रेनिंग के बाद में उनकी सैलरी 25 से बढ़कर 30 ही हो पाई। तो गैप आ जाता है कि जितनी उनकी सैलरी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं हुई, दिक्कत आई बीच में, चैलेंजेस। या बच्चे जो थे वह किसी भी रीजन से अपनी ट्रेनिंग को पूरा ही नहीं कर पाए, बीच में उनको छोड़ना पड़ा किसी ना किसी रीजन से। हो सकता है फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कोई और इशू हो, किसी भी तरह का इशू हो सकता है, तो उसमें उनको छोड़ना पड़ा होगा, तो वो अपनी ट्रेनिंग ही नहीं कंप्लीट कर पाए। ये भी प्रैक्टिकल चैलेंज आ सकता है। इनहेरेंट लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने बात करी चैलेंजेस की, अब है लिमिटेशन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो उसमें क्या-क्या हो सकती हैं? ऑडिटर, सोशल ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई द इनहेरेंट फैक्टर। तो देखना है कि जिनसे कि आपकी असेसमेंट रिपोर्ट इम्पैक्ट हो सकती है, और वह क्या-क्या हो सकती हैं? यह हो सकती हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल डाटा, कि जब आपने काम करने लगे तो आपके पास एग्जैक्टली डाटा ही अवेलेबल नहीं था, या टारगेट बेनिफिशियरीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, या जो आपने क्वेश्चनियर बनाया, क्वेश्चनियर आपने बनाया तो उसको बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। समझ सकते हैं ना? जब आपने दिया कि जी ये हमारे 10 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है, तो बहुत सारे लोग जब आप फीडबैक देने जाओगे बात ही नहीं करेंगे, सुनते ही नहीं है। तो कई बार ये भी सिचुएशन आ सकती है। या आपने बोला कि जी ये हमारा 10 पॉइंट्स का चेकलिस्ट फॉर्म है, इसको आप भर दीजिए। कईयों को पढ़े लिखे नहीं होते तो कोई चैलेंज आता है। या हैं तो उनको क्वेश्चन ही आपकी समझ में नहीं आए, या क्वेश्चन समझ में आए तो कई बार इन्फॉर्मेशन होती है कि वो स्किप कर जाते हैं, नहीं उनको किसी भी रीज़न से तो पढ़ नहीं पाते हैं। या जब आप गए देखने के लिए, आपको एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं लगा कि जी किन-किन जो आपने ट्रेनिंग ली थी, वो आपको लोग ही वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे किसी एरिया में। सपोज़ आप किसी गाँव में गए, वहाँ पर लगा कि जी ये आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था या वर्कशॉप की थी। वहाँ पर जब आप गए हो तो लोग ही नहीं थे अवेलेबल किसी भी रीज़न से। हो सकता है वो छोड़ के चले गए होंगे उस जगह को, माइग्रेट हो गए होंगे। जो बच्चे थे, बच्चों ने जिनको आपने पढ़ाया,
आपके माता-पिता की नौकरी कहीं और लग गई, किसी भी रीज़न से उनको जाना पड़ा होगा, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे। तो यह एक लिमिटेशंस आपकी हो सकती है। जब आप गए, वहाँ पर उनके जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल थे, जब आपने डेटाबेस बनाया था, तो आप फ़ोन कीजिए, आपके रेट में फ़ोन ही नहीं दे सकते हो सकता है लोगों के, स्विच ऑफ हो गए, चेंज हो गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यह भी अपनी कुछ लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, जिनको कि आपने ऑडिट करते समय, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस तो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ है तो उसको भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में हाइलाइट करना है। लास्टली हम बात करते हैं गोल्स की। गोल्स में हम बात करते हैं कि जो भी आपने रन किया है प्रोग्राम, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है? इंश्योर ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज कंप्लीट फ्री क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सभी लड़कियों को, बच्चों को कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। इंश्योर ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज हैव एक्सेस क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। अफोर्डेबल क्वालिटी टेक्निकल, वोकेशनल एंड टर्टियरी एजुकेशन होनी चाहिए इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। तो इस तरह से जो अल्टीमेटली जब आपने प्रोग्राम रन किया तो अल्टीमेटली क्या-क्या गोल हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना सेशन अभी किया है सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 300 कंप्लीट। अगर यहाँ तक हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है, तो हम देख सकते हैं और अगर नहीं है तो हमें बताइए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 300 को लेकर के, तो हम देख लेना चाहेंगे यहाँ पर अभी। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बाद में भी रह जाता है तो हम उसको आगे कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 400 को लेकर के। 400 हमारा किस तरह से बात करता है, किस टॉपिक के लिए बात करता है? 400 बात करता है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी सोशल एंटरप्राइजेस की जो कि जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करती हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटीज के लिए काम करती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए प्रोग्राम्स को अगर आप असेस कर रहे हैं, उसकी आप इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप पर एप्लीकेबल होगा सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 400। 400 को देख करके आपको करना होगा। तो इसमें भी सेम हमारे 4 प्रोसेस हैं, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन का, सेक्शन 2 प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट का, सेक्शन 3 असेसमेंट का, सेक्शन 4 क्लासिफिकेशंस का। तो हम इसमें अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा सेम रहेगा। इट इज अ इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस एंड इट इन्वॉल्व्स ऑडिट स्टेप्स एंड द प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो सेट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी फॉलोड। जो आपको मिनिमम आपको पता है कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन चीजों का यह बताता है। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डाटा कलेक्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन कहता है प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट का। इसमें हमें ध्यान देना है कि पहले वाला जो हमारा स्टैंडर्ड था, एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, तो थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे तो कौन कौन हो सकते हैं? नॉन प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। और हम डाटा किससे कलेक्ट कर सकते हैं? टारगेट पॉपुलेशन से, जो बेनिफिशियरी ऑफ द डायरेक्ट स्टेक होल्डर, जो उनके बेनिफिशियरीज हैं, उनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन कौन सकते हैं? फंडिंग एंटिटीज, मीडिया एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, इनसे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग एजेंसीज, जो आपकी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। स्टाफ, जो आपके फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉइज रहे हैं, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हो। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि प्रोग्राम ऑफिशियल्स आपके सोशल एंटरप्राइजेस के हैं, तो उनसे भी आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो। फैक्टर्स टू एक्सेस रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, इसमें हम बात करते हैं सेम वही चीजें कि आपको जो अपना एक प्रोग्राम रन करना है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी तैयार करना है, वह आपकी इन हाउस टीम बनाएगी या आप उसको एक्सटर्नल
स्पेशलाइज एजेंसी को आउटसोर्स करोगे। यह आपको डिसाइड करना है प्रोग्राम अपना ऑडिट असेसमेंट करने से पहले। और अगर आपने प्रोग्राम बना लिया, चार्ट आपने बना लिया, उसके बाद में उसको करेगा कौन एग्जैक्टली तो आपकी इन हाउस टीम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएगी या आपकी एक्सटर्नल टीम आपको इसको हेल्प करेगी, यह आपको देखना है। और कवरेज में बात करते हैं नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, जो इसमें आपकी एनजीओ जो इन चीजों के लिए काम कर रही हैं, उसको भी आपने ध्यान में रखना है कि कितनी एंटिटीज को लेकर के आप इसमें काम कर रहे हैं। डेस्क रिव्यू, डेस्क रिव्यू यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। डेस्क रिव्यू में क्या करना है आपको, इंटरनली जब आपने अपना कोई डाटा कलेक्शन कर लिया, होमवर्क आपने कर लिया, तो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किस किस की एमओयू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द नॉन प्रॉफिट, इन्होंने काम किया है और आपकी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनके बीच में अगर कोई एमओयू साइन हुआ है उसको लेना है। नॉलेज मटेरियल शेयर्ड विद द नॉन प्रॉफिट, अगर जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में अगर कोई रिपोर्ट्स और वीडियोस केस स्टडीज शेयर की हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप पर चेक कर सकते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आर्टिकल 377 क्या कहता है उसको आपको एक बार समझना पड़ेगा। एलजीबीटी के राइट्स क्या हैं, रिसर्च स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट, लीफ, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, अगर कुछ हुई हैं एडवर्टाइजमेंट की कॉपीज आप एक बार चेक कर सकते हो। आपके फीडबैक इसमें क्या रहे हैं, टेस्टिंग, रेटिंग्स, रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड बाय द नॉन प्रॉफिट, कि जो अल्टीमेटली लोगों के अपने फीडबैक थे वह क्या है। एनरोलमेंट डाटा फॉर द ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर द नॉन प्रॉफिट्स, अगर कुछ ऐसा है तो वह देखना है। और फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एक्टिविटीज, जो आपने एक्टिविटीज की हैं आपकी उनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं तो वह आपको लेनी होंगी, वह आपको देखनी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही है सेम एज इट इज की इंस्पेक्शन एंड द पर्सनल इंटरव्यूज। इंस्पेक्शन में क्या करना होगा, आपने जो अपना चार्ट बनाया है उसको लेकर के आप जाओगे, लोगों से बात करोगे, जो आपके उनके पर्सनल आप उनसे इंटरव्यूज लोगे, उनसे आप सजेशंस लोगे, उनके आप फीडबैक लोगे, लोगों से मिलोगे, पता करोगे किस किस तरह से क्या क्या काम हुआ है और उससे आपको अल्टीमेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को लेकर कि प्रोसेस में इवैल्यूएशन क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं कि क्या आपके प्रोग्राम्स के बाद में इंक्रीज इन वुमेन और एलजीबीटी कम्युनिटीज एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन इंफॉर्मेशन, कि जो उनकी हेल्थ और एजुकेशन के जो राइट्स हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, क्या उनके बीच में उन चीजों को लेकर के अवेयरनेस बढ़ी है, क्या उनके जो वुमेन के जो एक्सेस टू कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सर्विसेज और द एसेट्स हैं, क्या उनको लेकर के उनका कुछ इंक्रीज हुआ है, जो उनके राइट्स होते हैं, एम्पावरमेंट टू द राइट क्लेम देयर राइट्स, क्या उनको लगता है कि जी ये हमारे अधिकार हैं क्या, और वुमेन को और एलजीबीटी कम्युनिटीज को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी है, उनको पता है कि क्या ये उनके अधिकार हैं, उन चीजों को लेकर के उनको किस किस तरह से आगे अवेयरनेस बढ़ानी थी और वो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हुआ है। और आगे बात करते हैं तो क्या जो आगे कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेशन किस तरह का रहता है मेल और फीमेल का, आपको यह भी एक बार देखना होगा। और अगर हम बात करते हैं कि प्रोग्राम चेंज, क्या जो उनके जो बिहेवियर चेंजेस हैं क्या उसमें कोई चेंज आया है, वुमेन्स जो हैं क्या उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला है, इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसमें अगर कुछ आता है ऐसा कोई केस तो क्या उन चीजों को लेकर के क्या आज की डेट में वुमेन्स जो इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किए हैं जागरूकता है, क्या उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, किस किस तरह से वह अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं, क्या उनके हक हैं। इसमें हम बात करेंगे आगे have the gender and the social analysis skills strengthened among key stakeholders, क्या उनके बीच में आगे जो स्किल्स थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है, जेंडर इश्यूज को लेकर के क्या जो उनके व्हाट फैक्टर इन स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोग्राम हेल्प टू बूस्ट फॉस्टर पॉजिटिव चेंजेस, मतलब उनको चेंज किस तरह से आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है आपको। इक्वल पार्टिसिपेशन,
क्या कंस्ट्रेंट्स हैं ऐसे कि जिनको लेकर के इक्वल पार्टिसिपेशन में चैलेंज आता है, या उनके आपके प्रोग्राम के बाद में आउटकम क्या है, किस तरह से उनको बेनिफिट हुआ है, यह आप देख सकते हो, यह क्वेश्चन हो सकते हैं। और अल्टीमेटली अनअटेंडेड पॉजिटिव और द नेगेटिव चेंजेस अगर कुछ हैं तो उसको आपको ध्यान देना। की मैट्रिक्स क्या होगा इसमें? की मैट्रिक्स में होगा वैसे वही आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करना होगा, आपको अचीवमेंट देखनी होगी किस तरह से रही हैं, आपके पास परफॉर्मेंसेस क्या-क्या हैं, यह आपको इंफॉर्मेशन देखनी होगी। और सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ग्रुप यह देखना होगा। एसेट ओनरशिप प्रोपोर्शन में पैटर्न में कोई चेंज आया है, यह आपको देखना होगा। चेंज इन ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसमें कोई चेंज है। डेमोग्राफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगर कोई चेंज आया है, रेलेवेंस एंड यूजफुल ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, इसमें अगर कोई चेंज आया है। वुमेन इन डिस्ट्रेस, सपोर्ट देम इन द डिसीजन मेकिंग पावर, अगर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर में इंप्रूवमेंट हुई है तो वह आपको देखना है किस तरह से। बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव की, और क्वालिटेटिव जो हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। तो आपको देखना है कि क्राइम रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर लाख पीपल, फीमेल पॉपुलेशन, पहले कितना था, अब कितना है। आपको एक एनालिसिस करना होगा, तभी तो आप देख पाएंगे ना कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है। सेक्स रेशियो एट द बर्थ क्या है, क्या उसमें कोई चेंज आया है, क्या आज की डेट में लड़कियां कितनी हो रही हैं, लड़के कितने हो रहे हैं, बर्थ कितने हो रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। एक बार पहले की रेशियो और आज की रेशियो में कंपैरिजन आप चेक कर सकते हो। रेशियो ऑफ फीमेल टू द मेल एवरेज वेजेस, वेजेस कितनी है एवरेज मेल और फीमेल की। टोटल अगर आपके पास लोग हैं, आपको पता है कि किसी एक काम को करने के लिए मेल को 15,000 पर मंथ मिलता है या फीमेल को उतना मिलता है, क्या एवरेज है, ये है आप देख सकते हो। पर 1 लाख वुमेन हु हैव एक्सपीरियंस टोटली फिजिकल वायलेंस बाय द हस्बैंड ड्यूरिंग द ईयर, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन ओवर टोटल सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, उसमें से इलेक्टेड होकर कितनी वुमेन आई हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। रेशियो ऑफ द फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है, यह आप देख सकते हो। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन मैनेजरियल पोजीशन इंक्लूडिंग वुमेन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज और 1000 पर्सन्स कितने हैं, यह आप देख सकते हो। करंटली मैरिड वुमेन एज्ड कितनी है, वो हैव डिमांड देयर मॉडर्न मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग सेटिस्फाई, यह आपको देखना है। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जेंडर वाइज कितने हैं, मेल के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, फीमेल के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके प्रोग्राम रन करने के बाद क्या कोई चेंज आया है, वह आप देख सकते हो। इंडिकेटर्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड द एनवायरनमेंट, इसमें कुछ है तो ये आप देख सकते हो। चेंजेस इन रियल डिस्पोजेबल इनकम एंड द कंजम्पशन, जो इनकम है और उसका कंजम्पशन है उसमें क्या चेंज आया है। प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड लिविंग बिलो 50% मीडियन इनकम जो रेलेवेंट है, अगर उस रिलेटिव की प्रॉपर्टी है उसमें अगर कुछ चेंज आया है, किस तरह से है, इनकम का रेशो क्या है, उसको आप एक बार देख सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। एजुकेशन को लेकर के क्या चेंज आया है, ज्योग्राफिकल चेंजेस को क्या है, लिटरेसी गैप बिटवीन मेल फीमेल क्या है, एनरोलमेंट रेट्स क्या है, एनरोलमेंट रेट फॉर द मेल एंड फीमेल इन प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में, जब आप एजुकेशन के लिए जाते हो तो कितने बच्चे आ रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज एनरोलिंग अटेंडिंग कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन, ये क्या है। रिपीटेशन द ड्रॉप रेट्स क्या है इनके, स्कूल बाय एथिकल लोकेशन, नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल एनरोल्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन कितने हैं, नंबर ऑफ वुमेन ट्रेन ऑन जेंडर इश्यूज कितने हैं, यह भी आपको देखना है। नंबर ऑफ वुमेन रिसीव्ड काउंसलिंग इन केसेस डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कुछ आई हैं तो कितनी हैं, या रॉन्गफुल बिहेवियर की कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, यह आपको देखनी है। और अगर ऐसी हुई हैं तो उस समय पर उनको कोई सपोर्ट मिली है, कितनी मिली है, यह आपको देखना है। एलजीबीटी के केस में हम बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स, इनका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ-कहाँ पर ये है, किस-किस एरिया में काम करते हैं, क्या-क्या इनकी हेल्थ इश्यूज को लेकर के आप देख सकते हो, क्या इनकी
काउंसलिंग हुई है कि नहीं हुई है, अगर कोई लीगल सेल बना हुआ है इनके सपोर्ट देने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन, लीगल अवेयरनेस कितनी फैलाई गई है, काउंसलिंग इनकी लीगल और हेल्थ को लेकर के कितनी हुई है, यह आपका एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकता है। ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, ट्रेनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड कितनी है, योर ऑन टीम टू डेवलप द स्किल्स कितनी हुई है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएटेड फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड द जेंडर इक्वलिटी कितनी है, क्वांटिटेटिव में हम बात कर रहे हैं कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल कवर्ड बाय द ट्रेनिंग यह कितने हैं, यह हमने देखना है। क्वालिटेटिव में हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टाफ एंड द पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग, किस किस तरह की आपने ट्रेनिंग रन की, किस पर्पस के लिए की, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द सोशल एंड द बिहेवियर चेंजेस, सोशल और द बिहेवियर चेंजेस के लिए अगर कोई ट्रेनिंग हुई है तो वह कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स इनिशिएटेड फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, प्रोग्राम्स हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन, एनी मटेरियल इक्विपमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेशन अगर कुछ हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन, एनी मेजर्स टेकन फॉर द मार्केट रीच, मार्केट तक पहुंचने के लिए अगर कुछ हुए हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें लिखनी होगी। आगे हम बढ़ते हैं चैलेंजेस के लिए। चैलेंजेस इसमें क्या क्या हो सकते हैं जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की है, वुमेन एम्पावरमेंट की, एलजीबीटी कम्युनिटीज के लिए, तो क्या हो सकता है कि वर्क प्लेस का जो कल्चर है या लैक ऑफ फीमेल लीडर्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि फीमेल लीडर्स की नॉन अवेलेबिलिटी रहती है, कम होते हैं, वर्क प्लेस पर कल्चर ठीक नहीं मिल पाता है। अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर, लेडीज के केस, वुमेन के केस में, केस अगर वह काम करने के लिए जाना चाहती है तो चाइल्ड केयर की सबसे बड़ी चैलेंज आती है। नेक्स्ट चैलेंज क्या हो सकता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे समाज में। कल्चरल माइंडसेट एंड स्टीरियोटाइप, पुराने समय के हिसाब से जो धारणाएं चलती आ रही हैं वह लगातार आज भी देखी जाती हैं, तो वह भी वुमेन एम्पावरमेंट में या जेंडर इक्वालिटी में आती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लैक ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्क प्रैक्टिस, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना टाइमिंग की, यह भी चैलेंज आ सकता है। मैक्सिमम लैक ऑफ मेंटर्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। सोशल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जेंडर रोल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, कि घर का काम कौन करेगा, बाहर का काम कौन करेगा, इस चीज को लेकर के हमारे समाज ने को दो भागों में बांट दिया है, तो यह बहुत बड़ा सोशल एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू द लैंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको चैलेंज आ सकता है। असेसमेंट, हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस ये है कि किस किस तरह से हो सकती हैं कि आपने जब क्वेश्चनियर दिया, पढ़ा ही नहीं लोगों ने, पढ़ा तो उसको आगे उन्होंने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया तो वो समझ ही नहीं पाए किस तरह से, तो क्वेश्चन छोड़ दिया उन्होंने, या आपके पास जवाब गए तो वो अवेलेबल ही नहीं थे, कुछ भी हो सकते हैं। तो या इस केस में क्या क्या हो सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सेस टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आज के समाज में भी नहीं मिल पाती है, तो वह एक चैलेंज आ सकता है। एक्सेप्टेंस एंड एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन, यह एक इम्पोर्टेंट इशू हो सकता है लिमिटेशन की। एक्सेप्टेंस सोसाइटी में ही नहीं है, अगर कोई काम करना चाहता है किसी टाइमिंग को लेकर के या किसी जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। डिस्पैरिटी इन द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वुमेन, आज भी आप देखते हैं कि मॉडर्न सिटीज को छोड़ दिया जाए तो पीछे के कुछ इलाके हैं जहां दूर के इलाकों में आज भी एजुकेशन के नाम पर दिक्कत होती है। गर्ल्स और बॉयज में बंटवारा कर दिया जाता है कि गर्ल्स को एक लिमिट तक है, 5th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाना है, उससे आगे उनको नहीं पढ़ाया जाता है, आज भी हमारे समाज में है प्रॉब्लम्स आती है। तो यह बहुत बड़े चैलेंज है, लिमिटेशन है हमारे लिए। हम लास्ट में गोल्स की बात कर लेते हैं तो किस तरह की है, तो इसमें गोल अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन क्या है, एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल वुमेन, मतलब खत्म होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह की हो, कोई भी हो। एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, नहीं होनी चाहिए, यह अल्टीमेटली गोल होना चाहिए। एलिमिनेट टू हार्मफुल प्रैक्टिस सच एज चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज इन द फीमेल जनरेशन, नहीं होना चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू अनपेड केयर इन डोमेस्टिक वर्क, अनपेड केयर नहीं होनी चाहिए, डोमेस्टिक वर्क का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
घर का काम है, मिल-बाँट कर होना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के प्रमोट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर अपना आज के दोनों जो हमारे टॉपिक थे, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 300 और सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 400, दोनों को हमने कवर किया है। और अब यहाँ पर अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके कोई क्वेश्चंस हैं दोनों ऑडिट स्टैंडर्ड्स को लेकर के, या जो हमारे दो पहले सेशंस के भी थे, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 100, 200, 300, 400, किसी का कोई भी टॉपिक है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वह हमसे अभी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो हमारे पार्टिसिपेंट्स का? सर आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं। चलिए कोई इशू नहीं है मैम, तो इसको यहाँ पर हम सेशन को देखिए क्लोज करते हैं। तो अगर आगे भी आने वाले टाइम में भी हमारे पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन होगा तो वह आप ले सकते हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो या पार्टिसिपेंट्स भी डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। तो हो सकता है जैसे भी होगा हम उसको देखेंगे, टेक केयर करेंगे और एट अर्लीस्ट उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। Sure, sir. So thank you so much for the valuable insights. Thank you, sir, for sparing out the time for us. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So here I'm ending the webinar. Thank you to all the participants also. Thank you. Conversation. Thank you, thank you.